जाम लगता है। हाँ। और लोग बहुत परेशान होते हैं कि कोई रास्ता निकलने के लिए ना यहाँ पे। 3 तारीख में जी तब ये पुल बना था, अखिलेश यादव समेत है। टाइम लगता है भाई, आधे घंटे तो लगेगा, आधे घंटे यहाँ टाइम लगता है। जाम लग गया तो क्या डबल गाड़ी हो जाए। जाम से मुक्ति के लिए जिस मार्ग को तब डेवलप किया गया था उससे उसका पूरा हल नहीं हुआ। अभी हम मौजूद हैं कानपुर शहर के दादा नगर पुल पर। ये वही पुल है जिसको 10 साल खबरें चलने के बाद इसका निर्माण करवाया गया था। ये पुल वन वे है और अभी दोनों तरफ से नहीं बना है। हालांकि सरकार ने इसको मंजूरी दे दी है और ये पुल बनना है। जब आप विजयनगर की ओर जाएंगे तो आपको रास्ता एकदम सही और खुला हुआ मिलेगा, लेकिन आप जब विजयनगर से शास्त्री चौक की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे कि क्रॉसिंग की वजह से जाम लगा हुआ है। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि जाम दिखा दे। देखिए 2 ट्रेनें निकल चुकी हैं अभी यहाँ से और जाम कितना लंबा है, क्रॉसिंग से लेके नीचे तक बहुत भयावह जाम लग चुका है। अब हम आप नीचे ले चलते हैं, आपको नीचे लोगों से बातचीत कराते हैं, लोगों का क्या कहना है पुल के बारे में और वो क्या बताते हैं। आइए नीचे चलते हैं पहले। और अब हम ऊपर से नीचे आ चुके हैं। आपको बता दें, जब हम नीचे आए तो क्रॉसिंग खुल चुकी थी और एक बार ट्रैफिक निकल गया यहाँ से और अब फिर से जाम लग गया है और जाम लगना जैसे शुरू हुआ है। अभी हम यहाँ पे बक्सों की दुकानें हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, स्नानागार है बगल में। यहाँ से अब हम आपको क्रॉसिंग तक ले चलेंगे, वहां तक आप जाम देखिए कितना भयंकर जाम है। आइए चलते हैं। हम क्रॉसिंग के समीप पहुंच चुके हैं और देखिए आप यहाँ से कितना लंबा जाम लगा हुआ है। लोगों से बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि वो रोजाना इस जाम में फंसते हैं। सुबह काम से जाते हैं, शाम को जब वापस आते हैं तो कितनी देर तक इस जाम में उनको रुकना पड़ता है। भैया क्या नाम है आपका? राकेश। आप ये बताइए, रोजाना इस रोड से निकलते हैं? हाँ। अच्छा, ये पुल कब बना था? वो करीब 3 साल तो हो गए। 3 साल। तो आप लोग चाहते हैं कि जाने का पुल भी होना चाहिए? बनी बात है। कितना समय लग जाता है आपको वापस आते हुए? टाइम लगता है भाई, आधे घंटे तो लगेगा, आधे घंटे यहाँ टाइम लगता है। जाम लग गया तो क्या डबल गाड़ी हो जाए तो जाम डबल तिबल गाड़ी हो जाती है तो फिर खड़े रहना पड़ता है। कभी कभी गुस्सा आती है कि नहीं? उसका क्या, रोज आदत पड़ गई है। क्या करें? रोज आदत पड़ गई है। मतलब सुबह आप आराम से चले जाते हैं, जब शाम को वापस आते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पीछे देखिए आप पुल, हम कहेंगे दिखा दें, जो ये ऊपर वन वे गया है। ये दक्षिण से उस तरफ जा सकते हैं लोग, लेकिन जब विजयनगर से शास्त्री चौक की तरफ आएंगे तो यहाँ हमको जाम का सामना करना पड़ेगा। ये मेरे पीछे क्रॉसिंग है, एक ट्रेन अभी निकल चुकी है। पीछे का जाम दिखा दीजिए, पीछे कितना भयंकर जाम लग चुका है। गाड़ियां फंसी हुई है, ई रिक्शा है, कारें फंसी हुई हैं और हमारे साथ एक दादा हैं। दादा बात करना चाहेंगे? दादा बात करना चाहेंगे? क्या करोगे? दादा कहाँ से आ रहे हैं आप? हम तो आ रहे हैं उन्नाव से। उन्नाव से। बहुत जगह जाम मिला होगा रास्ते में? हाँ, कई जगह मिला, लास्ट ये है। लास्ट ये है। तो आप यहाँ से रोजाना निकलते हैं? हाँ, लगभग। तो जाम में कितनी देर खड़ा रहना पड़ता है? कम से कम 15-20 मिनट। 15-20 मिनट। देखो दादा ने बताया कि जाम में 15 से 20 मिनट खड़ा रहना पड़ता है। देखिए क्रॉसिंग खुल गई है, क्रॉसिंग एक बार फिर खुल गई है। अब यहाँ से आप ये देखिएगा कि कितनी देर में ये ट्रैफिक खत्म होता है। इसके बाद आगे चलते हैं, आइए और देख लेते हैं। क्रॉसिंग खुले हुए पूरे 5 मिनट हो चुके हैं लेकिन ट्रैफिक साफ नहीं हुआ है। ये आप देख सकते हैं, जनता जो है बराबर जा रही है लेकिन जाम की वजह से नहीं जा पा रही। इस जगह पे ऐसा कहना चाहिए कि ये जो वन वे है ये ना होके यहाँ भी एक पुल होना चाहिए जिससे जनता ऊपर से आ जा सके, क्योंकि क्रॉसिंग से 2-3 ट्रेनें जब निकलती हैं लगातार तो फाटक बंद कर दिया जाता है और फाटक जब बंद रहता है तो लंबा जाम लग जाता है। इतना लंबा कि आप जो रेलवे का दूसरा वाला पुल है वहां तक जाम लग जाता है। 5 मिनट हो चुके हैं, इसके बाद आप जाम अभी भी देख रहे हैं। सिग्नल भी खुला है, फाटक खुला हुआ है, गाड़ियां निकल रही हैं लेकिन ट्रैफिक अभी खत्म नहीं हुआ है। अब हम चल के यहाँ के जो लोग हैं रहते हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, वो क्या बताएंगे। आइए चलते हैं। देखिए ये क्रॉसिंग से कुछ दूरी पे चाय की दुकान लगी हुई है। भैया मसाला, नमकीन, बिस्किट सारी चीजें बेचते हैं। भैया से ये पूछेंगे कि जाम की वजह से लोग कितना परेशान होते हैं और हादसे होते हैं कि नहीं, ये आप बताइए। कब से आप यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से। ये पुल कब बना था आपको जानकारी है? 2011 में चालू हुआ था और 13 में तैयार हो गया था। मतलब 2011 में बना था, 13 में चालू हो गया। 11 में चालू हुआ, 13 में तैयार हो गया था। अच्छा, 13 में चलने लगे थे लोग इस पे। हाँ। तो 13 में जो लोग 13 से ऊपर से लोग जा रहे हैं, हाँ। सुबह आराम से निकल जाते हैं लेकिन जब रात को वो वापस आते हैं ड्यूटी से तो उन्हें परेशानियों का सामना करना बहुत पड़ता है। ज्यादा, क्योंकि क्रॉसिंग बंद होते ही जाम लगता है। हाँ। और लोग बहुत परेशान होते हैं कि कोई रास्ता निकलने के लिए ना यहाँ पे।
भैया जाम लगने की टाइमिंग क्या, मतलब दिन में कोई भी टाइम लगता नहीं, सारा दिन जाम लगा रहता है? है सारा दिन लगा रहता है भाई, हर 10 मिनट गाड़ी बंद होती है। हाँ। जाम लगा रहता है। गाड़ियाँ लगभग कितनी निकल जाती हैं कभी? कोई गिनती क्या, लाखों गाड़ी निकलती है आज तो। नहीं क्योंकि फैक्ट्री एरिया है। जैसे बंद रहने पे कभी 3 निकल गई, कभी 4, इस तरह से मैं दो पूछ रहा हूँ। तीन गाड़ी निकलती है लगभग, दो तीन ये जाम कहाँ तक कितना लंबा लग जाता ये है? लगता है यहाँ से लेकर विजयनगर तक, विजयनगर तक जाम लग जाता हाँ। है। यहाँ से विजयनगर की दूरी कितनी लगभग होगी? 1 किलोमीटर। देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, यहाँ पे जो 20 साल से दुकान लगा रहे हैं वो भैया बता रहे हैं कि यहाँ से विजयनगर की दूरी 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर का जाम यहाँ से लग जाता है क्रॉसिंग से। ये व्यवस्था है उत्तर प्रदेश में और कानपुर शहर की। ये एक ऐसा इकलौता पुल नहीं है, अभी कई सारे पुल हैं जिनको हम उठाते रहेंगे और आपको नई नई चीजें लेकर आते रहेंगे। अब हम क्रॉसिंग से 500 मीटर पीछे आ चुके हैं। ये एक चौराहा है जो इस तरफ दादानगर झुग्गी झोपड़ियों को ले गया है और इधर दादानगर इंडस्ट्रियल एरिया के लिए गया है। इधर ये शास्त्री चौक, विजयनगर, सॉरी माफ कीजिएगा, ये विजयनगर के लिए, और ये शास्त्री चौक, ये चौराहा है। तो यहाँ से जब जाम लग जाता है तो कई बार लोग जिनको शास्त्री चौक या फिर गुजैनी हाईवे जाना होता है वो यहाँ अंदर से घुस के सिंगल रोड से जाके चले जाते हैं। इसके बाद वो दबौली वेस्ट होते हुए निकलते हैं जाके गुजैनी, फिर घूम के बर्रा आते हैं। और जिनको इधर जाना है, अगर जाम में वो फंसे हैं तो कभी कभी वो ऊपर से उल्टा चले जाते हैं। हालांकि ये ऊपर जाने का कोई नियम नहीं है, लेकिन लोग रूल तब तोड़ते हैं जब ट्रैफिक बंद होता है, खुला नहीं होता। उनको जाम मिलेगा तो जाहिर सी बात है लोग ऊपर से जाएंगे। तो ये यहाँ का जाम है। काफी लोग खड़े हैं, अंकल खड़े हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। एक बार पूछेंगे कि अंकल ये पुल का निर्माण कब हुआ था? 6 साल हो गए तकरीबन। जब यहाँ पे मैच था 3 तारीख में जी, तब ये पुल बना था, अखिलेश यादव समय थे। अच्छा, उस समय अखिलेश यादव की सरकार थी। दादा बता रहे हैं कि 2006 में लगभग 2006 में पुल बना था। लगभग। तो आप यहाँ से मतलब बैठते हैं, रोजाना निकलते हैं? हम रोज निकलते भाई यहाँ। नहीं जाते हैं। आप क्या चाहते हैं कि ये जो वापस जाने का पुल है बनना चाहिए? हाँ, बनना चाहिए, बनना चाहिए। देखिए जनता भी ये कह रही है कि यहाँ का पुल बनना चाहिए। अब लगभग 6 में बना था, 22 चल रहा है, काफी अरसा हो गया, लेकिन ये वन वे ही है। जो लोग जा रहे हैं वो आसानी से जा रहे हैं, लेकिन आते वक्त उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा। सुबह कोई व्यक्ति साधारण टिफिन बांध के घर से निकलता है, 12,000 की नौकरी करता है 12 घंटे, फिर इसके बाद जो वो शाम को हरा थका घर जाता है तो उसको आधे घंटे जाम में खड़ा होना पड़ता है, और सिर्फ वो क्रॉसिंग की वजह से। हालांकि यहाँ पे अगर ये वाला पुल बन जाए तो ये जो लोग जाते आते हैं उनको इस समस्या से निजात मिलेगी। दादानगर पुल के मसले पर अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गोविंद नगर से भाजपा विधायक सुरेंद्र मैथानी जी। सर, आपने 2 बार विधानसभा में ये मुद्दा उठाया जो समांतर पुल बने, तो सर ये कब तक बन जाएगा? हाँ देखिए, दादानगर समानांतर पुल की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि जब ये पुल बना था उस समय इस पुल पर, एक ही पुल पर दोनों तरफ का वे लोड हो गया, क्योंकि नीचे क्रॉसिंग है। और कैसी डिजाइन बनाने वालों ने बनाई कि एक तरफ तो आपने पुल बना दिया, दूसरी तरफ क्रॉसिंग बना दी। मतलब जाम से मुक्ति के लिए जिस मार्ग को तब डेवलप किया गया था उससे उसका पूरा हल नहीं हुआ, और क्रॉसिंग में लोग फंसे। पीक आवर्स जो सवेरे होता है 8 से 11 और शाम को 4 बजे से 8 बजे तक इतना जाम रहता है कि जिसमें एम्बुलेंसें फंसती हैं और बच्चों के स्कूल के सवेरे रिक्शे फंसते हैं। उस पर कोई महिलाएं नहीं निकल पाती, जो अपने कर्मचारी, जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, अपने दादानगर फैक्ट्री एरिया को जाते हैं। लाखों की संख्या में लोग वहां से आवागमन करते हैं और सभी को ये कठिनाई आती है, वो मार्ग सुगम नहीं प्राप्त होता। मैं जब विधायक बना तो मैंने विधायक बनने के बाद जब इस समस्या को देखा उस दृष्टि से, क्योंकि मैं संगठन का व्यक्ति था, और जब जनप्रतिनिधि बना हूं तो जनप्रतिनिधि की दृष्टि से जब मैंने देखा, पूरे क्षेत्र का सर्वे किया, तो मुझको अजीब सी ये स्थिति दिखाई दी। मैंने उत्तर प्रदेश के सदन में याचिका लगाई, और याचिका ही नहीं लगाई, माननीय मुख्यमंत्री जी का हस्तक्षेप करा करके उत्तर प्रदेश की पहले सैद्धांतिक मंजूरी दिलवाई। यानी जो प्रदेश का राज्यांश लगता है उसकी मंजूरी हमने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की कृपा से उसको पहले हमने पास कराया। उसके बाद मैं गया भारत सरकार में, और भारत सरकार के रेल मंत्रालय में मैंने उसका जो राज्यांश था उसकी संतुति, उनका पत्र उनको दे करके जो मैंने सदन में उठाया था। इसको करते हुए मुझे साल सवा साल लग गया था। इसके पीछे तमाम विषय थे, तमाम विभागों के संजाल थे, उन सबको निकालते हुए मुझे टाइम लग गया। और उसके बाद जब मैंने इसके कागजात लेकर के और मैं भारत सरकार रेल मंत्री से मिला तत्कालीन उस समय
पीयूष गोयल जी रेल मंत्री थे, पहले सुरेश प्रभु जी थे, तो उनसे भी मेरी भेंट हुई थी, उनको भी मैंने ये विषय दिया था, उन्होंने इस पर सहमति जताई थी कि हाँ ये होना चाहिए। उसके बाद पीयूष गोयल जी से भी मैं लगातार पैरवी करते हुए, और तब पहले रेलवे की मैंने सैद्धांतिक मंजूरी दिलाई। इसके आधार पर जब राज्यांश हमारा उत्तर प्रदेश सरकार ने सैद्धांतिक मंजूरी राज्यांश पर दे दी, तब मैंने भारत सरकार के रेल मंत्रालय को भी मैंने इस पर राजी किया, और उन्होंने बजट में भी इसको पैसा इसका स्वीकृत किया, और इसको अपना स्वीकृत पत्र जो इन्होंने 5 आरओबी इन्होंने सैंक्शन किए, उसमें से एक ये सैंक्शन में उस दिन करा लाया था जिस दिन आपको याद होगा कि पीयूष गोयल जी जिस दिन रेल मंत्री से शिफ्ट हुए थे, चेंज हुए थे, उसी के 2 दिन या 3 दिन पहले इनमें उस पर संतुति करा ली थी और उसको जारी करा लिया था, जिसमें भारत सरकार का जो पैसा है वो भी स्वीकृत हो गया, जो उत्तर प्रदेश सरकार का राज्यांश है वो भी स्वीकृत हो गया। फिर इसके बाद ये विषय फंसा कि जो यहाँ पर केसा की नीचे से अंडरग्राउंड लाइनें जा रही हैं, या जो जल निगम की लाइनें जा रही हैं, पेयजल की है, सीवर की हैं, उनके एस्टिमेट इसमें जुड़ने थे, तो उन एस्टिमेटों को भी मैं जुड़वा ले गया। और अब वर्तमान में इस पुल की स्थिति यह है कि सारे एस्टिमेट जुड़ गए हैं, 67 करोड़ के लगभग टेंटेटिव इसका एस्टिमेट बना है इस पुल को बनाने का। और अब इस पुल पर जो इन लोगों ने अपनी एनओसी देनी थी, यानी जो अपना एस्टिमेट देना था, वो एस्टिमेट भी उसमें सबमिट करा दिया है, और इसकी आर्थिक स्वीकृति भी हो गई। और जब आर्थिक स्वीकृति भी उत्तर प्रदेश सरकार से हो गई, तो उसकी अब टेंडर प्रक्रिया में जाना है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा महीने 1.5 महीने के अंदर ये टेंडर प्रक्रिया में चला जाएगा, और इसका हम शिलान्यास करेंगे। और इस शिलान्यास के बाद कानपुर उत्तर और दक्षिण को जोड़ने का एक मार्ग और सुगम होगा, जिसमें सबसे बड़ी जो बाधा है वो दूर होगी कि जो सवेरे आप उधर से लोग चलते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, छोटे स्कूलों में पढ़ते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको आने जाने के लिए सुगम मार्ग मिलेगा। यानी वन वे, एक तरफ से आना होगा, एक तरफ से जाना होगा, रेलवे क्रॉसिंग परमानेंट बंद हो जाएगी, उसका फिर कोई काम नहीं होगा, और जाम से मुक्ति मिलेगी। जो लोग अपने टाइम पर अपने उद्योगों में, अपनी फैक्ट्रियों में, अपने संस्थानों में नहीं पहुंच पाते हैं, ये पुल बन जाने से अब वो अपने संस्थान में समय से पहुंचेंगे। क्योंकि आम जनता की एक शिकायत मेरे पास और भी आती थी, जिसमें वो कहते थे कि मैं लेट हो जाता हूं, अगर विलंब होता है तो फैक्ट्री से हमारा पैसा भी काटा जाता है। यानी आम जनता पर आर्थिक भी भार पड़ता था, जबकि उसकी कोई उसमें गलती नहीं होती थी। वो समय से अपने घर से निकलता है, और जब रास्ते में कहीं जाम में फंस जाता है तो इसमें उसकी गलती नहीं, लेकिन पैसा उसका कट के उस पर आर्थिक चोट पहुंचती थी। उससे भी ये मुक्ति दिला करके अब इसको 2 वे दोनों तरफ से ये पुल जनता को प्राप्त होगा। सर कब तक ये पुल बन जाएगा? लगभग शिलान्यास करेंगे फिर आप, जनता आने जाने लगेगी कब तक? मुझे लगता है कि अभी 1.5 से 2 महीने के अंदर इसका शिलान्यास पूजन ये सब प्रारंभ हो जाएगा कार्य, और जैसे ही शिलान्यास होगा इसका काम भी तुरंत प्रारंभ हो जाएगा। अब उसकी समय सीमा है, क्योंकि जो रेलवे का पार्ट है उसके ऊपर रेल ने बनाना है, और शेष जो है उत्तर प्रदेश सरकार के सेतु निगम के द्वारा उसको बनाया जाना है। ये अवधि हम लोग जो समय देंगे, वो मेरा प्रयास होगा कि 2024 के पहले पहले हम लोगों को आवागमन के लिए ये उपलब्ध कराते हैं। सर जब आप विजयनगर से शास्त्री चौक पे पहुंचेंगे सीटीआई में, सर एक नहर है जिसमें अभी छठ पूजा हुई थी, तो आपने कई बार उसमें जाल भी लगवाया है सर, अब वो जाल गायब हो गया है, और वहाँ पे इतना कूड़ा, अभी पूजा के टाइम मैंने वहाँ पे रिपोर्टिंग की थी, देखा था जाके, तो सर इस तरह से गंदगी कब तक खत्म हो जाएगी लगभग? हाँ देखिए, जब मैं विधायक बना हूँ तो छठ मैया का पूजन आया, और मेरा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी छठ मैया का पूजन मेरी विधानसभा क्षेत्र में होता है। और मेरा सबसे बड़ा दुर्भाग्य था कि जब मैं विधायक बनकर के पहली दीपावली के आसपास रिजल्ट निकला था, मैं विधायक बना था, और उसके तुरंत बाद छठ मैया का पूजन हो रहा था, मैं सीटीआई पे खड़ा था। मैंने देखा कि हमारी माताएं बहनें पूजन कर रही हैं, अर्घ दे रही हैं, और मैला उतरा रहा है, बह भी नहीं रहा है। मैंने कहा दुर्भाग्य है, लानत है मेरे विधायक होने पर, अगर मैं छठी मैया का पूजन भी अपनी विधानसभा क्षेत्र में अपनी आस्था के अनुरूप ठीक बहते हुए जल में, प्रवाह होते हुए जल में ना करा सकूं, तो लानत है मेरा विधायक रहना। इसलिए मैंने लगातार जो नहर 15-15 वर्षों में कभी सफाई नहीं हुई थी, उसको मैंने पिछले कालखंड में भी, जब मुझको बहुत कम समय मिला, 2.25 वर्ष का कालखंड मिला, जिसमें 1.5 वर्ष कोरोना की भेंट चढ़ गया, मैं स्वयं भी लोगों की सेवा करते हुए ग्रसित रहा, और 3.5 महीने अस्पताल में रहा, और जिंदगी मौत से जूझते हुए दोबारा जन्म पाया। तो उसके बाद जो मेरे पास शेष
करीब लगभग 1 वर्ष का समय था। उसी में मैंने कई बार सदन का उपयोग किया, याचिका लगाई, प्रश्न लगाया, अधिकारियों से मिला, मुख्यमंत्री से मिला, और मैंने इस नहर को कई बार हर 2 महीने में 2.5 महीने में सफाई कराई, जाल लगवाया, सारे उसकी व्यवस्था कराई। और यहाँ तक लोग जब नहीं माने उसमें पॉलीथीन फेंकते हैं, उसमें मरे जानवर फेंकते हैं, सब नहीं फेंकते हैं, लेकिन जो लोग हैं वो बहुत ही ये खराब काम करते हैं। मैंने हाथ जोड़ जोड़ के कई बार पूरे नहर के किनारे मैंने पद यात्रा की, लोगों से कहा कि भाई इसमें मरे हुए जानवर मत डालिए। इसमें जब जाल लगाया तो जाल में मरे हुए जानवर वो सड़ने लगे, बदबू आने लगी, डेंगू फैलने लगा, मतलब संचारी रोग होने लगा। मैंने कहा भाई तुम्हारे हमारे परिवार के ये बच्चे हैं, ये ग्रसित होंगे तो इनकी जिम्मेदारी किसकी होगी। मैंने कहा ये मानवता का भी काम है कि आप लोग इस नहर को गंदी मत करिए, इस पे मरे जानवर मत डालिए, लेकिन लोग नहीं माने। मैं हाथ जोड़ जोड़ के कई बार, और पूरे साल भर में मैंने कम से कम इसको हर 2 महीने में एक बार सफाई कराई, और उसके बाद लगातार मैं इसको हर 2 महीने 2.5 महीने में अभी भी सफाई कराता हूं। इसलिए मैं इसको चाहता हूं कि चूंकि हमारे इस हलवा खाड़ा से इस नहर का प्रेशर छोड़ा जाता है, और ये नहर का उपयोग यहाँ से 150 किलोमीटर दूर फतेहपुर, जहानाबाद, घाटमपुर आदि क्षेत्रों में किसानों की खेती के लिए टेल तक पानी पहुंचने का काम होता है। तो इसको हलवा खाड़ा से तेज प्रेशर से इस नहर को खोला जाता है, यानी पानी प्रेशर से खोलेंगे तो आगे तक जाएगा, और वो उसका परिणाम होता है कि नहर के किनारे किनारे जो हमारी बस्तियां बसी हैं, यहाँ से जब तेज प्रेशर से पानी खोला जाता है तो वो नहर कट जाती है, और लोगों के घरों में बेमौसम बाढ़ जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है, बीमारियां होती हैं। और 2 बार तो इसमें डेथ भी हो गई। 71 वर्षीय माँ का इसमें देहांत हो गया, जिसका पैर फिसलने से, नहर कटने से देहांत हो गया, और एक 11 वर्षीय बच्चे का भी इसमें नहर पर फिसल जाने से जब नहर कटी तो उसका देहांत हो गया। ये सारे विषय लेकर के मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के पास गया। मुख्यमंत्री जी ने मुझे इस पर बोला है कि मैं इसको दिखवाता हूं कि कैसे क्या हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर एक बार तो मैं जब ये डेथ हुई तो बड़ा मुझे क्रोध आया, और क्रोध में मैंने ये भी कह गया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। मैंने कहा कि मैं यहाँ का प्रेशर बंद करा दूंगा, इस तेज प्रेशर से नहीं खोलने दूंगा। लेकिन जब विषय आया कि अगर प्रेशर से नहीं मैंने खोलने दिया तो किसानों को खेत में अपनी सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा, तो फिर मैं उस पर रुका। तो मैंने कहा अब इस नहर को पक्की कर दें, जिससे हम छठ मैया के पूजन को भी पूरी नहर में हम पूरे कानपुर के लोगों को आमंत्रित करें कि आप कृत्रिम घाट को बनाने की अब आवश्यकता नहीं। ये नहर जो हरिद्वार के गंग नहर से निकली हुई है, जिसमें वास्तविक रूप से गंगा जल का प्रवाह हो रहा है, उस पर बहते जल में आप सब लोग पूजन भी करें, और साथ में ये नहर कटने की भी समस्या का समाधान हो जाएगा। और साइड में पूरा जाल लगाने का मैं फिर प्रयास करूंगा, अन्यथा मुझे लगता है कि मैं वहीं पर आसपास के लोगों की कमेटी बनाऊंगा और उन लोगों से कहूंगा कि इस नहर की आप रक्षा करिए, और अगर इसमें कोई जानवर फेंकता है तो आप इस पर कानूनी कार्रवाई कराइए। फिर उस पर कानूनी कार्रवाई भी हम सब लोग कराएंगे, क्योंकि जानवर प्रत्येक व्यक्ति नहीं फेंकता। मरे हुए कुत्ते, मरे हुए सुअर, मरे हुए तमाम तरह के जानवर उसमें फेंके जाते हैं। ये सारे व्यक्ति नहीं फेंकते, ये कोई 1, 2, 4 ही व्यक्ति हैं जो इस तरह का काम करते हैं। तो अगर ये लोग नहीं मानेंगे तो फिर वो कमेटी अपने अनुसार उनको देख करके उसकी जांच करेगी, और संबंधित थाने को इस पर कार्रवाई करने के लिए हम सब लोग कहेंगे और इस पर कानूनी कार्रवाई करेंगे। इस प्रकार से जब तक ये पक्की नहर हम नहीं करा लेते हैं तब तक हम इस व्यवस्था को यहाँ पर लागू कर रहे हैं कि नहर की सफाई होती रहे और यहाँ पर कोई मरे जानवर ना फेंके। और इसके बाद जब पक्की हो जाएगी तब इसको बहुत ही सुंदर एक रमणीक स्थल भी लोगों को यहाँ पर प्राप्त होगा। जिस प्रकार से गोमती रिवर फ्रंट लखनऊ में बना है, उसी की तर्ज पे, मैं नहीं कहता कि बहुत ज़्यादा पैसा लगा के आप गोमती रिवर फ्रंट की तरह बनाइए, लेकिन तर्ज वही हो जिससे हम भविष्य में भी उसको डेवलप करके लोगों को एक बढ़िया वातावरण और शहर में एक लैंडमार्क लोगों को टहलने के लिए, घूमने के लिए, स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए, और उस पर छठ मैया के सबसे बड़ी बात कि छठ मैया के लाखों लोगों का पूजन हम उनकी आस्था के अनुरूप वास्तविक गंगा जल में करा सके, इस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी महाराज की कृपा से, जिस प्रकार से आदरणीय मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार हम सब लोगों के द्वारा जनहित के दिए हुए विषय पर गंभीरता से निर्णय लेती है, और इस पर भी निर्णय आएगा, और मोदी जी और योगी जी की कृपा से हम इस नहर को भी पक्की बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जन चौपाल को समय दिया। और देखिए जैसा कि अभी सर ने बताया कि दादा नगर जो पुल है जल्द ही उसकी समस्या का हल 1.5 से 2 महीने में हो जाएगा। और जो CTI वाली नहर है उसमें इससे पहले भी सर ने जाल लगवा चुके हैं, लेकिन वो जाल गायब हो जाता है हर बार। आपने 2 बार तक जाल लगवाया, वो गायब हो गया। लेकिन सर अभी बता रहे हैं कि फिर से जाल लगवाएंगे और इसके बाद उसको पक्का करवाने का काम भी बनेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ जन चौपाल पर।